देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है, हमने पहला वीडियो बनाया था और उसमें आपको ड्राइंग की बुक का पहला लेसन पढ़ाया था। जो पहला लेसन पढ़ा था अपन ने दक्षिणी चित्र शैली। अब उसी में आगे चलेंगे हम और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मुगल चित्र शैली। मुगल चित्र शैली जो कि हमारा ये 2.5 मार्क्स का चैप्टर है और इसके 3 पार्टों में ये मुगल चित्र शैली का लेसन बटा हुआ है। पहला उद्भव व विकास, उद्भव व विकास। सेकंड मुगल शैली की कलागत विशेषताएं, मुगल शैली की कलागत विशेषताएं। आपको अगर ये अपने नोट्स में उतारनी हो तो आप मेरी ऑडियो से भी उतार सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो में। थर्ड है मुगल शैली के प्रतिनिधि चित्रों का अध्ययन, मुगल शैली के प्रतिनिधि चित्रों का अध्ययन। तो ये बात करेंगे हम मुगल चित्र शैली जो कि 2.5 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें 3 पार्टों में से बांटा गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम आगे बात करते हैं इसकी उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैन अपभ्रंश शैली में व्यापक परिवर्तन आ गया था। वृद्ध मालवा चित्रों के नवीन स्वरूप प्रचलन में आ गए थे जिनके प्रयुक्त आकार, विषय, कलागत विशेषताएं नवीन परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे रहे थे। इस समय में चित्रित नियामतनामा, पर आगरा, लोरचंदा, महापुराण, चोर पांसे का पालम इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष उदाहरण है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की कला में जहां नवचेतना की पदचाप अनुभव की जा रही थी, वहीं रियासतों के आपसी टकराव में विदेशी आक्रांताओं को यहां अपने पैर पसारने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। भारत में मुगलों का प्रवेश 1526 ईस्वी में हुआ। भारत में क्वेश्चन बनता है कि भारत में मुगलों का प्रवेश कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में। जब बाबर पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली का शासक बना, बाबर तैमूर पितृपक्ष की 5वीं पीढ़ी में तथा मंगोल योद्धा चंगेज खां मातृपक्ष की 14वीं पीढ़ी में जन्मा, इसलिए इन्हें मुगल कहा गया। मुगल शहंशाह प्रारंभ से ही कला प्रेमी रहे हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक इस शैली में निरंतरता एवं कर्मिक विकास दिखाई देता है। देखिए जो ऊपर पढ़ा अपन ने कि मुगलों का प्रवेश भारत में 1526 ईस्वी में हुआ और जब बाबर पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त हुआ और दिल्ली का शासक बना, उसके बाद में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक इस शैली में निरंतर एवं कर्मिक विकास दिखाई देता है। मुगल शैली प्रारंभ में पूर्णतः ईरानी कला थी जिसे भारतीय संदर्भों में प्रस्तुत किया जा रहा था। अकबर के समय यह शैली राजस्थानी अपभ्रंश व दक्षिणी शैलियों के समन्वय से नवीनता प्राप्त कर मौलिकता प्राप्त करने लगी। कहा जा सकता है कि ईरानी और राजस्थानी शैली मुगल शैली की जन्मदाता है। जहांगीर के समय यह पूर्णतया भारतीय हो गई, परंतु शाहजहां के समय इस पर यूरोपीय प्रभाव अधिक हो गया था। राधाकृष्ण दास के मतानुसार भारत में मुगल शैली का जन्म बाबर के आगमन से हुआ और बाद में
शाहजहां तक के मुगल शासकों के काल में उसका निरंतर विकास होता रहा, जिसका चरमोत्कर्ष जहांगीर का शासनकाल था। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब सत्तारूढ़ हुआ, वह कट्टर शासक था। औरंगजेब जो था वह क्या था? कट्टर शासक था। उसने कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने पर बाध्य कर दिया, यानी कि वह कला के प्रति उसका प्रेम नहीं था और वह सत्तारूढ़ हुआ और वह कट्टर शासक था इसका। इसलिए उसने जो कलाकार थे चित्रांकन के, उनको चित्रांकन छोड़ने पर बाध्य कर दिया। जान बचाने के कलाकार दूसरी रियासतों में शरण लेने लगे, भागने लगे इधर उधर, अन्य कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने लगे, यानी कि अपने जीवन को जीने के लिए अन्य कार्य करने लगे चित्रकारिता छोड़ के। यहीं से मुगल कला का पतन प्रारंभ हो गया। किसके काल में? औरंगजेब के काल में, यानी औरंगजेब जो शासक बना तो उसके काल में मुगल कला का पतन प्रारंभ हो गया। दरबारी कला होने के कारण मुगल शैली प्रत्येक बादशाह के साथ उसकी रुचि के अनुसार परिवर्तित होती रही, इसलिए मुगल कला को प्रत्येक मुगल बादशाह के काल क्रमानुसार समझना औचित्यपूर्ण रहेगा। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे जिन जिन का काल हुआ, जो जो शासन कलाकार हुए, तो जो मुगल बादशाह थे, जो जिस काल में वहाँ का बादशाह रहा, उनके कालों को हम उनके कालों के कर्मानुसार उनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर के बारे में। अब पढ़ेंगे हम बाबर के बारे में। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय है। जैसा आपने ऊपर पढ़ा था कि बाबर पानीपत का युद्ध प्राप्त विजय कर और दिल्ली का शासक बना था, तो उसके बाद में मुगलों का जो भारत में प्रवेश है वो बाबर के समय में ही माना जाता है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की, लेकिन वह बहुत कम समय के लिए ही शासन कर सका। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि बहुत कम समय ही वह शासन कर सका। इस काल के चित्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाबर की चित्रकला में बड़ी रुचि थी, क्योंकि उसने पूर्व का राफेल कहलाने वाला प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बेहजाद तथा शाह मुजफ्फर की चित्रकृतियां देखी। देखिए, पूर्व का राफेल कहलाने वाले प्रसिद्ध चित्रकार ईरानी चित्रकार बेहजाद, यानी कि बेहजाद कौन था? पूर्व का राफेल कहलाता था, पूर्व का राफेल, तथा शाह मुजफ्फर की चित्रकृतियां देखी, उनकी समीक्षा भी की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा में इन कलाकारों का उल्लेख प्रशंसा के साथ किया है, यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, उस बाबरनामा में, उस आत्मकथा में, उस तुजुक ए बाबरी में इन जो ये कलाकार थे, इनका उल्लेख भी प्रशंसा के साथ बाबर ने किया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हुमायूं। हुमायूं कौन था? हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं का जन्म कब हुआ? इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बाबर के पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं कौन था? बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका जन्म 1530 ईस्वी और मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई, ने राज्य संभाला। हुमायूं का पूरा जीवन संघर्षों में बीता, लेकिन वह कला प्रेमी था। अपने लश्कर में वह चित्रकार भी रखता था। जब वह ईरान के शाह की मदद देखिए नेक्स्ट पेज, मदद लेकर पुनः भारत आया तो अपने कला प्रेम के कारण ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को भी भारत लेकर आया। यानी कि जब ये बाबर था, उसका बेटा था हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो हुमायूं जब ईरान गया, हुमायूं कहाँ गया? अपन ने पिछले पेज में देखा था कि जब वह ईरान के शाह की मदद लेकर पुनः भारत आया तो कला प्रेम के कारण ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली, जिसको
जुदाई भी कहा जाता था, और ख्वाज अब्दुल समद सिराजी को भी भारत लेकर आया। ये दोनों ईरानी शैली के सिद्ध हस्त कलाकार थे, यानी कि जो ये दोनों चित्रकार थे, कौन कौन, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये दोनों ईरानी शैली के सिद्ध हस्त कलाकार थे। बालक अकबर ने उनसे चित्रकला सीखी। इस समय जो चित्र तैयार किए गए थे वह पूर्णतया फारसी तथा ईरानी शैली में तैयार किए गए थे। हुमायूं के समय में दास्तान ए अमीर हमजा, हमजानामा चित्र संख्या 1, जिसमें अपन ऊपर देखेंगे, का चित्रण प्रारंभ हुआ, परंतु यह अकबर के समय पूरा हुआ। यानी कि जो ये दास्ता है हमीर हमजा, हमजा नामा जो चित्र था, ये देखिए आप, चित्र संख्या 1, ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। जो ये चित्र है, ये चित्र कब पूरा हुआ, इसके बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है कि हुमायूं के समय में दास्तान हमीर हमजा चित्र संख्या 1 का चित्रण प्रारंभ हुआ, परंतु ये अकबर के समय पूरा हुआ। किसके समय पूरा हुआ? अकबर के समय। क्वेश्चन बन सकता है कि जो चित्र संख्या हमजा नामा चित्र है, जो कि हुमायूं के समय प्रारंभ हुआ और अकबर के समय पूरा हुआ। इसके बाद में पढ़ेंगे हम अकबर। ये विभिन्न विभिन्न राजा हुए मुगल साम्राज्य में, मुगल कालों में, तो उन राजाओं के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। वो शासक थे, किस प्रकार शासक थे, उनकी कैसी रुचि थी, तो इस अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अकबर। पोथी खाना पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलकर गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई, जिस कारण मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। बाबर व हुमायूं कला की दृष्टि से जीवन का आनंद राजनीतिक परिस्थितियों की अस्थिरता के कारण न ले सके, परंतु अकबर ने अपनी कुशलता से न केवल राज्य का विस्तार किया, बल्कि एक मजबूत व समन्वयवादी शासक की भी छवि प्राप्त की। अकबर के शासन काल में ईरानी चित्रकार जो पहले ही भारत आ गए थे, मैंने आपको ऊपर जैसा पहले बताया कि जब हुमायूं, नेक्स्ट पीछे के पेज पे चलेंगे अपन, जब हुमायूं ईरान की सहायता की मदद लेकर भारत आया था, तो 2 चित्रकारों को लेकर आया था, जिसका नाम था मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। तो ये जो ईरानी चित्रकार थे जो पहले ही भारत आ गए थे, उनमें मीर सैयद अली, जैसा पढ़ा अपने ऊपर, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी प्रमुख थे, जिनको कौन लेकर आया था भारत? कौन लेकर आया था? हुमायूं। इन दोनों कलाकारों ने अकबर की रुचि व नीति के अनुरूप कला क्षेत्र में समन्वय की भावना भर दी। इन्होंने ईरानी रूपाकारों को भारतीय रंगों में संजोकर अकबर के विचारों को साकार कर दिया तथा दसवंत और बसावन जैसे प्रतिभा संपन्न भारतीय चित्रकारों ने मिलकर मुगल शैली को प्राणवार बनाया। देखिए इंपॉर्टेंट बात, यानी कि ये जो ईरानी रूपाकार कलाकार थे, इनके साथ भारतीय कलाकार थे दसवंत और बसावन, ये भी इनके प्रतिभा संपन्न भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने मुगल शैली को प्राणवार बना दिया, जिससे मुगल शैली में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता का सुखद समावेश हुआ। अकबर विद्वान व नीति के होने के साथ ही कला पारखी भी था। अतः उसने सैकड़ों चित्रकारों को संरक्षण, सम्मान और प्रेरणा प्रदान की। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने ए अकबरी में लिखा है कि अकबर का बाल्यकाल से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। उसने बड़े बड़े कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया। इन चित्रकारों की ख्याति ईरान व यूरोप तक फैल चुकी थी। भारतीय चित्रकला को व्यापक रूप से देखकर भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अनुरूप ईरानी शैली में उसने ऐसे चित्रों का निर्माण करवाया जो समन्वयपूर्ण थे। अकबर ने भारतीय कला, धर्म व संस्कृति को नजदीकी से देखकर मुगल चित्रकारों को इन्हें चित्रित करने के लिए प्रेरित किया। दास्तान अमीर हजमा, शाहनामा, तारीख खानदान ए तैमूरिया, रजमनामा, वाक़यात बाबरी, अकबरनामा, अनवार सुहेली, दरानामा जैसे सचित्र पुस्तकों के साथ ही रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, नल दमयनी, शकुंतला, कथा सरित सागर, कृष्ण चरित्र आदि पुस्तकों का बड़ी कुशलता से चित्रण व परस्पर अनुवाद करवाया, जैसा कि चित्र संख्या 2 में दिखाया गया है। चित्र संख्या 2 में दिखाया गया है अनवार सुहेली। देखिए अब आगे पढ़ेंगे हम अकबर का कला के प्रति प्रेम।
अकबर का कला के प्रति जो प्रेम था वो कैसा था उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अकबर स्वयं एक सिद्ध हस्त कलाकार था, क्योंकि उसके पिता हुमायूं ने उसके चरित्र निर्माण के लिए ईरान के प्रसिद्ध चित्रकारों से उसे चित्रकला का अभ्यास करवाया था। ईरान के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो दो चित्रकार जब वो ईरान गया था तो उनको लेकर आया था भारत, जब साथ आया था। अकबर के समय राजनीतिक परिस्थितियों में थोड़ी सी स्थिरता व शांति आ गई, अतः शाही क्रियाकलापों के पश्चात जो समय बचता था उसमें अकबर चित्रशालाओं में जाकर व्यतीत करता था। यानी कि जो अकबर को जो समय मिलता था उसमें वो चित्रशालाओं में जाया करता था और उसमें जाकर अपना समय व्यतीत किया करता था। उसके दरबार में मुस्लिम व हिंदू दोनों धर्मों के चित्रकार थे, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा था। ख्वाजा अब्दुल समद, सिराजी, मीर सैयद अली, सुखलाल, दसवंत, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, सावल, खेमकरण, हरवंश, राम तथा बसावन आदि चित्रकार थे। ये चित्रकारों के नाम हैं। अबुल फजल ने लिखा है कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी व भावनाप्रवण थे। यानी कि जो ये अबुल फजल ने अपनी एक ईरानी चित्रकार की कोई बुक लिखी होगी जिसमें ये बताया गया है कि जो भारतीय चित्रकार थे वह अधिक निपुण थे। उनकी कला के सामने विश्व के कुछ ही कलाकार ठहर सकते थे। उनकी कला के सामने, यानी कि उनकी जो आर्ट थी, उनकी कला थी, उसके सामने विश्व के जो कलाकार थे वह ठहर नहीं सकते थे। उनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता था। तानसेन जैसे महान संगीतकार भी उसके दरबार में था। यानी कि तानसेन जो संगीतकार हुआ है, संगीतज्ञ हुआ है, वो भी उनकी अकबर की कार्यशाला में था, उनके दरबार में विराजमान था। अकबर चित्रकला के साथ शेष अन्य कलाओं पर भी ध्यान देता था। चित्रकारों को उनके हुनर पर अकबर विभिन्न उपाधियों से सम्मानित करता था, जैसे नादिर उल मुल्क, हुमायूं, नसारी आदि। यानी कि इसकी अकबर की उपाधियां थी, कौन कौन सी थी? नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी। सभी ललित कलाओं की समान रूप से प्रगति करने वाले उसके दरबार के योग्य नवरत्न अपने कार्य में पूर्ण दक्ष थे। अकबर कालीन चित्रों को रायकृष्ण दास ने निम्नानुसार विभाजित किया है। अकबर कालीन जो चित्र है उनको रायकृष्ण दास ने अपने विभिन्न भागों में विभाजित किया है। तो कौन कौन से? अभारतीय कथाओं के चित्र, यानी कि जो भारत की कथाएं नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं? हमजानामा, खमसा निजामी आदि, यानी कि अभारतीय कथाएं। भारतीय कथाएं रामायण जो कि अपना ग्रंथ है, रजमनामा महाभारत, जिसका महाभारत का दूसरा नाम है रजमनामा, नल दमन, नल दमयंती, अनवार सुहेली, पचतंत्र आदि, ये भारतीय कथाएं हुई। फिर देखो ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी इतिहास के ग्रंथ कौन कौन से हुए? शाहनामा, ईरान के शासकों का इतिहास, यानी कि ईरान से जो शासक थे उनका इतिहास लिखा गया है शाहनामा में। तैमूरनामा, तैमूर का इतिहास। बाबरनामा, बाबर का इतिहास। अकबरनामा, अकबर का इतिहास। चौथा लास्ट बांटा गया है व्यक्ति चित्र, सभीय तथा सामाजिक चित्र। इसमें व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं। रायकृष्ण दास के अनुसार अकबर काल में लगभग 20,000 चित्र बनाए गए, जो आज विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। देखो इंपॉर्टेंट बात कि अकबर काल में कितने चित्र बनाए गए, तो अपना आंसर होगा लगभग 20,000 चित्र बनाए गए, जो आज भी विश्व के विभिन्न संग्रहालय हैं उनमें सुरक्षित है। अकबरकालीन चित्र से लेगी विशेषताएं। अकबर ने भारतीय जीवन को निकट से समझा था। यही कारण था कि बादशाह की रुचि को महत्व मिलने तथा तत्कालीन चित्रकला पर प्रचलित भारतीय कथाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। राजपूत, ईरानी व यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से यह विशिष्ट शैली नई पहचान बन सकी। अकबर ने हिंदू मुसलमानों के सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए चित्रशैली में एक समन्वित विचार दिया। इस काल में दरबारी शान शौकत, सकुमारता, मुगल बादशाहों की वीरता तथा शिकार के दृश्यों की अधिकता है। ईरानी प्रभाव के चलते मुगल चित्रकारों ने रंगों का चमत्कार ढंग से प्रयोग किया। उन्होंने केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग का अधिक प्रयोग किया। अपन कह सकते हैं कि अकबर काल में कौन कौन से जो मुगल चित्रकार थे उन्होंने कौन कौन से रंगों का चमत्कार ढंग से प्रयोग किया, तो हम आंसर बता सकते हैं। अकबरकालीन चित्रों में रेखा को महत्व मिला। रेखा अकबरकालीन चित्रों में एक चश्म चेहरा बनाने की सामान्य परंपरा थी, अर्थात एक तरफ की मुखाकृति का ही अंकन किया जाता था।
ये लिखा कहाँ जाता है इसमें, गूगल गूगल सर्च में बोर्ड कहाँ गया? अच्छा, हाँ पहुँच करा हुआ है।